हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिक्स टाइप ऑफ जीके के क्वेश्चंस को जो कि पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो ये मोस्टली आपको क्वेश्चंस दिखेंगे 17 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट के, और इसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन हम बिल्कुल अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है और ध्यान में रखिएगा, इस पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जितने कि अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल के साथ में। ठीक है, तो ये स्थापित हुई थी 1913 में। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में पड़ता है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। संस्थापक इसके लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना, और जो इसका मुख्य पत्रिका है वो गदर, जिसे उर्दू और पंजाबी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो यहाँ तो बात हुई हमारे गदर पार्टी की, लेकिन ये बिल्कुल पॉपुलर कब हुआ? तो एक आपको ध्यान में रखना है घटना। वो घटना क्या थी? कामागाटा मारू घटना। ये कब घटित हुई थी? 1914 में। जी बिल्कुल, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो इनका जो मुख्य एम ये था कि जो भी भारतीय हैं वो भारत में रहेंगे, बाकी जो सभी प्रवासी हैं, मतलब अदर कंट्रीज़ के हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांसीसी हैं, इनको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है भारत से। लेकिन ये लोग संचालन कहाँ से कर रहे थे? तो अमेरिका से कर रहे थे, सैन फ्रांसिस्को से। उसके बाद देखिए 1914 में जब कामागाटा मारू घटना होती है। कामागाटामारू एक जापानी जहाज़ था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो जापानी जहाज कामागाटामारू लिया था, तो उसमें बहुत सारे भारतीय प्रवासी वो अपने देश यानी कि भारत देश को लौटना चाह रहे थे। तो उसमें बहुत सारे में देखिए सिख, हिंदू और मुसलमान, कुल टोटल 376 लोग थे। फिर क्या होता है कि जब वो भारत आने लगते हैं तो बीच में सोचते हैं कि हम कनाडा के जो वैंकूवर क्षेत्र है वहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद हम अपने रसद यानी कि खाने पीने की सामग्री वगैरह लेकर फिर हम भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कनाडा की सरकार भारतीयों को रुकने से मना कर देती है, और लगभग आप सोचिए कि वो तो रुकने से मना करती ही करती है, साथ में 2 महीने तक इनको खाना पानी की व्यवस्था भी नहीं करवाती है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल 1914 में कामागाटा मारू जो जहाज़ था 376 भारतीय प्रवासियों के साथ में कनाडा के वैंकूवर क्षेत्र पे रुका रहा। ठीक है, वैंकूवर तट है वहाँ पे, वहाँ रुका रहा। 1914 में सारे ये जो 376 प्रवासी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, यहाँ से अब हमारी कोई मदद नहीं मिलने वाली है, हम फिर से वापस चलते हैं। तो सोचिए ये एक तरीके से बहुत ही विभत्स घटना हुई, जिससे कि गदर पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि हम भारतीयों को अपने देश लौटना है और हम देश भी नहीं लौट पा रहे हैं, साथ ही जो कनाडा है वो हमें खाने पीने की सामग्री यानी सहायता के रूप में कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये लोग एकदम अस्तित्व में आती है और गदर क्रांति की शुरुआत करते हैं 1914 से। लेकिन स्थापित हुआ था ये 1913 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान में रखिएगा। बाद में क्या होता है, जब वो कनाडा के वैंकूवर तट से नहीं जाने दिया जाता है कामागाटा मारू जहाज़, जो कि जापानी जहाज़ था, फिर वो फाइनली आता है 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज एक बंदरगाह है वहाँ पे, बजबज बंदरगाह पे आता है। फिर क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, वहाँ पे अड्डा जमा के बैठे हुए थे, तो गोलियां चलाने का आदेश देते हैं। लगभग सुना जाता है कि 19 यात्री इसमें मारे गए थे। तो ये सभी चीज़ें गदर पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हमें इसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सभी आपको इस स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आप इससे अब कभी नहीं भूलेंगे। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो गदर पार्टी है इसका जो मूल नाम था, ओरिजिनल नेम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, यानी कि PCHA था। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर है उसका हो जाएगा 1973। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, PSU टाइप में। तो ये सबसे बड़े इस्पात यानी कि स्टील उत्पादकों में से एक है सेल।
इसका जो निगमन हुआ, इनकॉर्पोरेशन 24 जनवरी 1973 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कम करने के लिए हुई थी। बांधों के निर्माण में कुछ नुकसानों का उल्लेख नीचे किया गया है, इनमें से कौन सा एक लाभ है? तो देखिए, नुकसान तो है लेकिन लाभ क्या हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन से? तो देखिए, ये सिंचाई के और विद्युत उत्पादन में सहायक होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1985 में। इसका उद्देश्य था सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित होने वाले आदिवासियों और किसानों के अधिकार की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास की उचित व्यवस्था की मांग करना। मांग क्या थी? बांध की ऊंचाई को कम किया जाए, उचित पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था की जाए। ठीक है, जिसके जमीन वगैरह उनके अंडर में आ रहे हैं तो उनको मुआवजा दिया जाए। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियमन के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष की तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारे प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी हम जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, हमने इस डेट को चुना क्यों? इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था और इसी दिन भारत एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, अब देखिए, जो 26 जनवरी की डेट को डिसाइड करने का मुख्य कारण यह था कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तब जाके जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे अध्यक्ष थे और वो कहते हैं कि हम अब 26 जनवरी को ही एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमने इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सदस्यों के साथ रावी नदी के तट पर यह अभियान किया और उन्होंने पूर्ण स्वराज हासिल करने तक आराम न लेने की शपथ खाई। और ध्यान में रखना है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को हम पूर्ण तरीके से गणतंत्र हो गए थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। इस तरीके से राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यद्यपि हम यदि किसी प्रतिनिधि को अपने चुनते हैं तो वो शासन करेगा, यानी कि वो जनता के अनुसार वहाँ पे शासन करेगा। जैसे कि हम लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं तो सभी एमपी वगैरह को हम वोट डालते हैं, सभी एमपी में से जो जिनका बहुमत जिस पार्टी का ज़्यादा होता है तो वो अपना एक नेता चुनते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं। तो इस तरीके से अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ताकि हमारा देश क्या बन गया? गणराज्य बन गया। यह इसकी पहचान है। भारत में आम्र वर्षा मैंगो शावर की घटना किस ऋतु से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीष्म। ठीक है, यानी कि गर्मी का मौसम। देखिए, जो आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर है, ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण मौसमी घटना है। समय क्या होता है? बारिश मुख्यतः मार्च से मई के बीच में होती है, जब ग्रीष्म ऋतु बहुत ही ज़्यादा अपने चरम सीमा पे होती है। या मानसून से पहले की वर्षा होती है, प्री मानसून शावर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, मानसून आने वाला होता है, जैसे कि जब रेनी सीज़न होता है, जैसे कि जुलाई वगैरह में, अगस्त में बारिश आने वाली होती है, तो उसके पहले मार्च से मई तक के बीच में ग्रीष्म ऋतु होती है। और आपको देखने को भी मिलेगा कि फल वगैरह पक जाते हैं बढ़िया से। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, आम्र वर्षा इसको कहते हैं। मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखी जाती है और आम के फल जल्दी पकने लगते हैं, इसलिए इसे मैंगो शावर कहते हैं। ठीक है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं संक कॉस्ट, यानी कि विफल लागत। जैसे आपने कुछ अभी खर्च कर दिया है, ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इन फ्यूचर हमें इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें नहीं मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे विफल लागत। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं संक कॉस्ट। वो पैसा या खर्च हो गया जो एक बार अब वापस नहीं मिल सकता। जैसे कि आप मूवी देखने गए, कोई आपने सोचा कि ये मस्त सी मूवी है, चलो देखेंगे तो बढ़िया हमारे टिकट के पैसे वसूल हो जाएंगे, एकदम पैसा वसूल फिल्म होगी। लेकिन आपका क्या हुआ कि मूवी देखे पर एकदम घटिया मूवी, बोरिंग हो जाए, तो टिकट के पैसे भी तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? विफल लागत हो गया। ठीक है, ये संक कॉस्ट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं अस्थायी लागत यानी कि फ्लोटिंग कॉस्ट की, तो वह लागत होती है जो बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, जैसे कच्चे माल की कीमत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम गणतंत्र या गणराज्य बन चुके हैं, अर्थात राजा का बेटा अब राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता, अपितु हम चुनकर किसी को अपने लोकसभा में भेजते हैं, अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, तो हमारे थ्रू मतलब जनता का शासन है एक तरीके से। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप का होना यह दर्शाता है। ठीक है, तो भारत का एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रखती है। विशेषता भारत की संसदीय सरकार की प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, इसको हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि जो राज्य स्तर पर कोई एक विशेष धर्म नहीं होता, जैसे ना तो हम बिल्कुल हिंदू हैं, ना तो हम बिल्कुल सिख हैं, ना बिल्कुल हम मुसलमान हैं, बल्कि हम सभी धर्मों का समावेश करते हुए लेके चलते हैं, तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन जितने भी धर्म हैं, वे सभी अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट रखते हैं। शक्तियों का पृथक्करण की बात करें तो सरकार के 3 अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इसके बीच में संतुलन बनाए रखने की एक संवैधानिक अवधारणा है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, मृदा क्षरण इन दिनों सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि पशु जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा चराई कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीके से हम बात कर सकते हैं गलत विकल्प के रूप में। ठीक है, तो मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकें बहुत सारी हैं, और जैसे कि वृक्षारोपण हम कर सकते हैं, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, वैदिक फार्मिंग कर सकते हैं। बट जो ओवर ग्रेजिंग होता है ना, उससे मृदा का क्षरण होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे पशु उस एरिया में चर जाते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है डैमेज हो जाती है। तो अतिचारण एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम इसको कम करें ताकि मृदा का संरक्षण हो सके। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मृदा क्षरण यानी कि सॉइल एरोजन, मिट्टी की उपजाऊ परत का बह जाना, यानी कि जब चराई से क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ परत वो नष्ट होने लगती है। तो अतिचारण यानी पशु अत्यधिक मात्रा में चराई करते हैं जिससे मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिससे जल और वायु के प्रभाव से मृदा के क्षरण यानी कि खराब डैमेज होने लगता है। वृक्षारोपण तो अच्छी बात है, हम इसके भूमि के कटाव को कम कर सकते हैं और अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलेगा हमें। फसल चक्र क्या है, फसलों को बारी बारी से उगाने की प्रक्रिया में मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व बने रहते हैं। वैदिक कृषि क्या है, वैदिक फार्मिंग एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है, जैविक खेती, गोबर खाद, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, ना कि हम जो आजकल आर्टिफिशियल बने हुए होते हैं कीटनाशक वगैरह इनका प्रयोग करते हैं, तो हमारी मिट्टी खराब हो जाती है। ठीक है, और ये मृदा संरक्षण के लिए सहायक भी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्पाद कर। उत्पाद कर ये प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि निगम कर, पूंजी लाभ कर और आयकर ये सभी क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली में होते क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर होता है यानी टैक्स होता है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन पर सीधे लगाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, निगम कर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स, कंपनियों द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला कर, ये बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स होता है जो वो व्यक्ति या संगठन खुद से टैक्स पे कर रहे हैं। पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स, ये शेयर, म्यूचुअल फंड आदि को बेचने से प्राप्त जो हमें प्रॉफिट होता है उस पर लगाया जाता है। देखिए, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका हम यूनिट कोई भी 1 साल से पहले बेचते हैं तो हमें वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होता है। ठीक है, और अगर हम 1 साल के बाद में उसको बेचते हैं तो ये सभी डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत ही आते हैं और हमें वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। देखिए, 1,25,000 से ज़्यादा का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंडर में अगर आप बेच रहे हैं तो तब आपका उस पर टैक्स लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपका 1,25,000 से कम का प्रॉफिट है और तब आप 1 साल के अंडर में बेच रहे हैं तो आपका कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और शॉर्ट टर्म में 20% का आपको टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है वो 12.5% का। और ये सभी डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और अच्छे से जानकारी होगी।
अब हम इनकम टैक्स की बात करें, आयकर की, तो व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला जो कर होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, क्योंकि हम कोई भी इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम व्यक्ति हैं, इंडिविजुअली ही पे करते हैं, तो ये सभी डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा सीधे सरकार को नहीं दिया जाता, बल्कि इनका जो भुगतान होता है, पेमेंट होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। जैसे जीएसटी 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। उत्पाद कर की बात करें तो किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो उत्पाद कर को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइज ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए था वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आता है। निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, पूंजी लाभ कर और आयकर, ये सभी डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लिया। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई है। तो 73वां संविधान संशोधन, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सभी किससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्थाओं की प्रक्रिया से। यदि हम बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का छोटा रूप भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में ऐड ऑन हुए थे। 86वां संविधान संशोधन, तो आपको पता होना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। और बात करें अगर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन को अनिवार्य किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। 86 वाला 2002 में आया था। 73वां वाला 1992 में आया था। इसमें भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए थे। ठीक है, तो और यदि हम बात करें 74वें संविधान संशोधन से, तो हमें 18 विषय प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो कि नगर पालिका वगैरह से रिलेटेड है, और वो 12वीं अनुसूची में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में, और अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया था। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यही है। ठीक है, जिसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके आधार पर ही मूल कर्तव्य डिसाइड किए गए थे, पर प्रारंभ में 10 थे। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। देखिए, जो 28 फरवरी है उसको हम साइंस डे के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि सर सीवी रमन है, उनको मिला था नोबेल प्राइज़ भी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। रमन इफेक्ट के कारण इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में भी मिला था, और उनका बर्थ डे है सर सीवी रमन का। और भारत रत्न में ही प्राप्त करने वाले 3 व्यक्तियों में सर्वप्रथम, तो ये भी शामिल थे। फरवरी जो होता है 29 और 28 2 दिनों का होता है। ठीक है, लीप ईयर जो होता है तो वो 29 फरवरी को पड़ता है। तो अगर फरवरी का अंतिम दिन है, चाहे वो 28 पड़े चाहे वो 29 पड़े, तो इसको हम दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंगाली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार में बंगाली भाषा भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली है 8.03%, और हिंदी बोली जाती है 43.63%। फिर मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है। तो ये सभी टॉप 6 आपको लिस्ट दी गई है, ध्यान में रखिएगा। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ की दिशा क्या होती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण की ओर। ठीक है, तो शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की दिशा होती है दक्षिण की ओर। देखिए, जो ITCZ क्षेत्र होता है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से आने वाली हवाएं वहाँ मिलती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ऊंचाई पर होता है और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दक्षिण की ओर खिसकता है। इसकी स्थिति बदलती रहती, गर्मी में उत्तर की ओर, सर्दी में दक्षिण की ओर खिसकता है। मानसून और बारिश के मौसम को भी प्रभावित करता है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वैनगंगा नदी पर बनाई गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। इस परियोजना का कार्य 1982 में शुरू हो गया था। तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना ये देखिए आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन थी? इसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। ऑप्शन है मैरी क्यूरी, मारिया मेयर, अदा योनाथ, इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए।